नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए आज टीम पहुंची, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। बाद में दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया और उन्हें शांत कराया। इसके बाद सर्वे का काम शुरू किया गया। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम कोर्ट के आदेश के बाद ये हो रहा है। अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों की कमीशन कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी, एकत्रित किए गए साक्ष्य और प्रमाणों को सुरक्षित रखने के लिए स्थान उपलब्ध कराने का आदेश पुलिस आयुक्त को दिया है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी इसे लेकर दोनों पक्षों में तनातनी है। आपको बता दें कि सिविल जज सीडी रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने वादिनी राखी सिंह और 5 दिगर के मामले में ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए अजय कुमार मिश्र एडवोकेट को सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर 10 मई तक रिपोर्ट मांगी है। तो आपको बता दें कि 10 मई तक रिपोर्ट मांगी गई है और पूरे दिन ये आज मामला चलता रहा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। हालांकि अदालत के निर्देश पर ये सर्वे का काम किया गया। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मामला 1991 में अदालत पहुंचा था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है, इसलिए वो जमीन हिंदुओं को वापस दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज सुबह से हलचल है और इसका कारण है कि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों का सर्वे हो रहा है। ये सर्वे वाराणसी के सीनियर जज के आदेश पर हो रहा है। सर्वे के दौरान किसी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए यहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने ये मामला दर्ज कराया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से एफएम संवाददाता रामसुंदर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामसुंदर, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में अभी तक? देखिए, अभी तक जो सर्वे का काम था वो पूरा हो चुका है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष यानी इंतजामिया कमेटी की जो टीम के अधिवक्ता थे उन्होंने वो संतुष्ट नहीं हुए हैं। फिर भी जो सर्वे का काम है वो पूरी तरह से कोर्ट कमिश्नर ने कर दिया है। संतुष्ट और संतुष्ट न होना वो न्यायालय के विषय पे होगा। न्यायालय में जाकर उनको जो अपनी बात कहनी होगी वो कहेंगे। लेकिन अब एक जो विवाद था वो लगभग विवाद समाप्त हो गया। आज सुबह से ही वाराणसी में काफी गहमागहमी थी और खासकर उस जगह पर जहाँ ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पर लेकर काफी तनाव का माहौल कुछ देरों के लिए भी हुआ था। बीच में तो दोनों पक्षों से जम के विरोध, एक दूसरे के विरोध में नारेबाजी भी हुई, लेकिन ओवरऑल जो हुआ वो माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से खत्म हो चुका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रामसुंदर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाओं ने श्रृंगार मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने वाद दर्ज कराया था और इस पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मंदिर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए। इसकी रिपोर्ट 10 मई तक मांगी गई है और इसी दिन इस मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर और वहां स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी विवाद जारी है। ये विवाद 1991 से अदालत में है और अभी इस विवाद की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा है। हालांकि इसमें कई सारे पेंच भी हैं। अयोध्या के मामले में मस्जिद अकेली थी और मंदिर नहीं बना था, लेकिन इस मामले में मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हैं।
काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद को हटाया जाए और वो जमीन उन्हें दी जाए क्योंकि वो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। आपको बता दें कि 1984 में देश भर के 500 से ज्यादा संत दिल्ली में जुटे थे और यहीं से धर्म संसद की शुरुआत भी हुई और इस धर्म संसद में कहा गया कि हिंदू पक्ष अयोध्या, काशी और मथुरा में अपने धर्म स्थलों का दावा करना शुरू कर दे। अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद था तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद है और वहीं स्कंद पुराण में उल्लेखित 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर को सबसे अहम माना जाता है और अयोध्या पर हिंदू पक्ष का दावा तो आजादी के पहले से है। तो अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। 10 मई तक इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और 10 मई को ही इस मामले पर सुनवाई होनी है। अवैध खनन मामले में ईडी की टीम ने झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर के 18 जगह पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े सत्ता के करीबी व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर की गई। पूजा सिंघल के करीबी सीए के घर से 25 करोड़ रुपए कैश मिलने की खबर है और ईडी नोट गिनने वाली मशीनों से कैश गिन रही है। आपको बता दें कि झारखंड खान एवं भूविज्ञान विभाग की सचिव पूजा सिंघल के आवास पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी की गई। ईडी की टीम झारखंड सहित 18 जगह पर छापेमारी कर रही है। हालांकि ईडी की ओर से कैश मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तेजिंदर बग्गा को आखिरकार कुरुक्षेत्र से दिल्ली लाया गया। उन्हें रात 9 बजे दिल्ली पुलिस गुरुग्राम में जज के घर पेश करेगी। हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया और पंजाब पुलिस खाली हाथ रह गई। बग्गा की अचानक गिरफ्तारी के बाद हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच दिन भर तमाशा देखने को मिला। पंजाब पुलिस कानूनी प्रक्रिया की बात कहती रही लेकिन बग्गा को पंजाब नहीं ले जा पाई और उसे बीच में ही दिल्ली पुलिस के कहने पर हरियाणा पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। अब दिल्ली पुलिस उसे कुरुक्षेत्र से कस्टडी में लेने के बाद दिल्ली वापस ले आई है। मतलब इस पूरे मामले में पंजाब के हाथ खाली रह गए और दिल्ली पुलिस हरियाणा की मदद से बग्गा को कस्टडी में लेने में कामयाब हो गई। पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस पर बग्गा को रास्ते में रोके जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की है और याचिका में हरियाणा पुलिस पर पंजाब पुलिस को रोके जाने का आरोप है और वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर दिन भर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कुछ अपडेट बग्गा मामले में? अभी तक बग्गा को किस वक्त पेश किया जाएगा और इस वक्त कहां पर बग्गा को रखा गया है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो तेजिंदर बग्गा को हरियाणा से वापस दिल्ली लेकर पहुंच चुकी है और जो जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से मिली है उसके मुताबिक आज जो है करीब 9 बजे के आसपास जो है वो तेजिंदर बग्गा को जो है वो जज के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अपील की थी जज से कि बग्गा को जो है वो आज ही रात जो है वो कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। तो जो गुड़गांव में जज साहब का आवास है उनके आवास पर ही आज जज के सामने उनको पेश किया जाएगा और इस पूरे मामले में जज के सामने ही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो है वो अपनी गवाही देते हैं और अपनी पूरा जो मामला हुआ है इसके बारे में कोर्ट को जो है उसके सामने जो है वो जानकारी जो है वो उनके समक्ष रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।
तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आज पूरे दिन सियासी ड्रामा देखने को मिला। एक तरफ जहां बीजेपी ने गिरफ्तारी के बहाने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर अटैक करती नजर आई। देखिए, पंजाब पुलिस यहाँ पर गुंडों की तरह आई और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा को उठाकर ले गई चोरों की तरह। और बग्गा का दोष सिर्फ इतना है कि वो अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इतना ये पूछ रहे थे कि आपने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम 24 घंटे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, उसकी सजा उनको दिलवाएंगे। और वो लगातार प्रतिदिन बग्गा जी ट्वीट कर रहे थे और केजरीवाल जी से सारा सवाल पूछ रहे थे। भूमि के आदमी है तेजिंदर सिंह बग्गा, और इन्होंने अपने ट्वीट्स के माध्यम से पंजाब के अंदर सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की। और इनके ऐसे बयानों के चलते इनके ऊपर पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। किसी भी मुजरिम के ऊपर जब मुकदमा दर्ज किया जाता है, एक्यूज को पुलिस कहती है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। इनके पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। इनके पास दोबारा सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब इनको बताया नहीं कि इनको अरेस्ट कर लिया। 5-5 बार तो बीजेपी के लोक प्रवक्ताओं ने बयान दिए कि पंजाब पुलिस बग्गे के घर में आई। क्यों आई थी? इनका कोई फिल्म का ऑडिशन करने आई थी? देखिए, पंजाब पुलिस यहाँ पर गुंडों की तरह आई और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और बग्गा का दोष सिर्फ इतना है कि वो अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इतना ये पूछ रहे थे कि आपने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम 24 घंटे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, उसकी सजा उनको दिलवाएंगे। और वो लगातार प्रतिदिन बग्गा जी ट्वीट कर रहे थे और केजरीवाल जी से सारा सवाल पूछ रहे थे। भूमि के आदमी है तेजिंदर सिंह बग्गा, और इन्होंने अपने ट्वीट्स के माध्यम से पंजाब के अंदर सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की। तो चलिए आपको बताते हैं कि बग्गा गिरफ्तार क्यों हुए। आपको बता दें कि तेजिंदर बग्गा ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला था। द कश्मीर फाइल्स को लेकर बग्गा ने केजरीवाल पर निशाना साधा था और कई ट्वीट किए थे। बग्गा ने केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों का विरोधी बताया था। 30 मार्च को प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल को धमकी देने का भी आरोप तेजिंदर बग्गा पर है। और बग्गा के बयान पर आप नेता डॉक्टर सनी सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी और वीडियो क्लिप के आधार पर पंजाब पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की थी। पहले भी पंजाब पुलिस बग्गा की तलाश में दिल्ली आई थी। 6 मई को दिल्ली से बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो चलिए अब आपको बता दें कि किन धाराओं में बग्गा की गिरफ्तारी हुई। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ 153, 505, 506 धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के, और धारा 505 में बयान, अफवाह या रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित करने का आरोप बग्गा पर, और धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। आपको सुनाते हैं कि जब दिन भर ये पूरा सियासी ड्रामा चला तो नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। सुबह लगभग 6 बजे 50 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तेजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है।
दिल्ली में जगह जगह पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है, एक बहादुर और साहसी सरदार है, और अरविंद केजरीवाल एक सच्चे सरदार से डर गए हैं। इस प्रकार पुलिस का मिसयूज भारत के इतिहास में कभी नहीं किया गया। अभी तो 1 महीना हुआ है पुलिस की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास आए हुए, और इस प्रकार से पुलिस को एक्टिविस्टों को उठाने के लिए, सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यही पुलिस पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने में लगे तो शायद पटियाला में जो हो रहा है वो नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारा देश आज तजिंदर बग्गा के साथ खड़ा है, और अरविंद केजरीवाल का डिक्टेटर वाला चेहरा, जिसके बारे में लोग चर्चा करते थे, पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल, वो आज हम सबके सामने है। सुबह करीब 8:30 बजे तजिंदर बग्गा के घर पे 2 पुलिस वाले पंजाब से नोटिस देने के लिए अंदर आते हैं। जब उनके साथ नोटिस की दे रहे होते हैं, बात करते हैं, तभी उसके घर में 50 आदमी घुस जाते हैं और उसको जबरदस्ती खींच कर लेके जाते हैं। तजिंदर कहता है कि सुबह का वक्त है, मुझे पगड़ी तो बांधने दो, लेकिन वो नहीं सुनते। उसके पिता को, जब उसके पिता वीडियो बनाते हैं तजिंदर के, तो उनका मोबाइल छीन लेते हैं, उनके मुंह पे मुक्का मारते हैं। क्या तजिंदर टेररिस्ट है क्या किया उसने? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उसकी कारगुजारी है, उसी को तो एक्सपोज किया है। पहले मेरे खिलाफ भेजते रहे, कुमार विश्वास के खिलाफ भेजते रहे, प्रीति गांधी के यहां पर उन्होंने नोटिस ऑफ पुलिस को भेज दिया, और अब तजिंदर बग्गा को अरेस्ट करा लिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल इस दमनकारी नीति से क्या सत्ता पर बने रहना चाहते हैं क्या? सबकी आवाज बंद कर देंगे? लेकिन इस देश के अंदर कानून है। मैं अरविंद केजरीवाल तुमको कहना चाहता हूं, तुम किसी की आवाज बंद नहीं कर सकते। तुमने दमनकारी नीति अपना करके पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करके तजिंदर को आज गिरफ्तार किया है, वो भी गैर कानूनी है। आपने दिल्ली की कोर्ट में लेकर के नहीं गए, दिल्ली की पुलिस को लेकर के नहीं आए, फिर किस लिए? क्या एक जगह आपकी सरकार आ गई, पुलिस आपके हाथ में, तो उसका इसी प्रकार से उपयोग करोगे? शर्म आनी चाहिए तुमको। लोकतंत्र बचाने के नाम पर अन्ना हजारे का आंदोलन चलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज लोकतंत्र की हत्या कर दी है। लोकतंत्र का पहला मूल होता है राजनीतिक विरोध की स्वतंत्रता, जिसे आज केजरीवाल ने तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करवाकर मार दिया है। तजिंदर बग्गा एक व्यक्ति नहीं, एक सिद्धांत है, और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी तजिंदर बग्गा के साथ हर कदम पे खड़ी रहेगी। दिल्ली के नागरिक जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में यकीन करते हैं, वह केजरीवाल सरकार के द्वारा पंजाब में मिली सत्ता के दुरुपयोग की कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश तजिंदर बग्गा पे हुई कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करती है। जिस प्रकार से पंजाब की पुलिस आज सुबह आई और तजिंदर बग्गा को उठा के ले गई, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब, जिस प्रकार से आप अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तजिंदर बग्गा के खिलाफ आपने कार्रवाई करी, और उससे पहले आपने नवीन कुमार को नोटिस के ऊपर एफआईआर करी, उससे पहले आपने कुमार विश्वास के ऊपर, उससे थोड़े दिन पहले आपने अलका लांबा के ऊपर। जिस प्रकार से आप तमाम अपने राजनीतिक विरोधियों को जो दबाने की कोशिश कर रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जिस पर गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन था, जहां उन्होंने एक तरफ कूच बिहार में बीएसएफ कैंप का दौरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर का दौरा किया, जो बीते दिनों संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाया गया था। कोलकाता के कांशीपुर इलाके में शुक्रवार सुबह बीजेपी का एक कार्यकर्ता रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ता के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान गृहमंत्री ने टीएमसी पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि आज बीजेपी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया की राजनीतिक रूप से हत्या कर दी गई। कल ही टीएमसी सरकार के 1 साल हुए हैं और उसके दूसरे दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा की परंपरा शुरू हो गई। पूरे बंगाल में राजनीतिक हिंसा और विपक्ष के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाए जाने के अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। डर का माहौल पैदा करने की साजिश है। के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो
और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अनेक चुनाव के बाद अनेक हत्याओं का सिलसिला थमता नहीं है। कल 1 साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है, ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन्होंने भी ये कांड किया है उन सबको अदालत के कटघरे में खड़े करेंगे। स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति। सीएम योगी आज से 2 दिनों के अयोध्या दौरे पर हैं और इससे पहले सीएम ने रामलला के दर्शन किए। वो हनुमानगढ़ी भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ परियोजना की समीक्षा बैठक की। उसके बाद वे अयोध्या के कटरा और वार्ड विभीषण कुंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने भी पहुंचे और साथ ही उन्होंने बच्चों से बात की। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में रामलला के दर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना उन्होंने की, रामलला के दर्शन किए। और दूसरी तस्वीर में दलित परिवार के साथ भोजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और तीसरी तस्वीर में विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए और चौथी तस्वीर में अस्पताल का जायजा लेते हुए बच्चों को ड्रॉप्स भी इस दौरान उन्होंने पिलाई। बच्चों के साथ वो खेलते भी नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर फैसला न आने के मामले में नाराजगी जताई है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूछा कि 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 137 दिन बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया, ये न्याय का मखौल उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं करता तो हम इस मामले में दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मसले में 11 मई को फिर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि आजम खान पिछले 2 साल से सीतापुर जेल में बंद है। देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानून प्रतिपादित हो चुका है कि लाउडस्पीकर का मस्जिदों पर उपयोग करना संवैधानिक अधिकार नहीं है। जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने बुधवार को यह आदेश दिया। याचिका इरफान नाम के शख्स ने दाखिल की थी। याचिका में बदायूं जिले के बिसौली SDM के 3 दिसंबर 2021 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। SDM ने अजान के लिए धौरनपुर गांव की नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। याचिका में दलील दी गई थी कि SDM का आदेश पूरी तरह अवैधानिक है और यह आदेश मौलिक और कानूनी अधिकारों का हनन करता है। प्रशांत किशोर के बिहार को पिछड़ा बताने वाले बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जवाब दिया। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये तो आप ही लोगों को पता है कि किया है कि नहीं किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सत्य का। सब जानते हैं कि क्या हुआ और कितना काम किया गया, हम लोग किसी की बात को महत्व नहीं देते। उन्होंने कहा कि आप सब जानते ही हैं तो आप लोग ही बता दीजिए और जवाब दे दीजिए। अमित शाह के CAA वाले बयान पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अभी कोरोना फिर बढ़ रहा है, हमारी चिंता अभी कोरोना से लोगों की रक्षा करना है, लेकिन जब पॉलिसी की बात होगी तो उसे अलग से देखा जाएगा। तो
आप ही लोगों को पता है कि किया है कि नहीं किया है। कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सत्य का। तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। तो इन सब चीजों का तो आपसे आग्रह करेंगे कि खुद ही करिए। लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं कि कोई क्या बोला है उसका हम जवाब दें, लेकिन ये तो आप खुद जानते ही हैं, तो आप ही लोग बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। हम तो ये आग्रह करेंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि सर कोरोना के बाद सीए लागू करेंगे। अमित शाह ने कहा है कि कोरोना काल के बाद सीए लागू किया जाएगा। अब देखिए ना, तो जो भी केंद्र का निर्णय होगा, और सबसे बड़ी बात है कि क्या चीज है असल में अभी कोरोना का बहुत बढ़ रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।